नमस्कार दोस्तों। इस समय चुनावी सीज़न चल रहा है। सभी को बेसब्री से उस पल का इंतज़ार है जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ये सभी जनमानस के लिए ज़रूरी होता है जो भी अपने मत का अधिकार दे सके। लेकिन ये मत देने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि हम किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, वो जन प्रतिनिधित्व के लायक है कि नहीं, आगे वो अपना कार्यकाल बखूबी तरह से निभा सकता है कि नहीं। ये बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर देखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको मौका सिर्फ 5 साल में एक ही बार आता है। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जनमानस के लिए, आगे के भविष्य के लिए ये हर आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना पड़ेगा। और आपका एक गलत वोट भी आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस समय मैं देखता हूँ कि जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है उनका शेड्यूल मैं देखता हूँ कि मैंने कई बार देखा न्यूज़ पे या प्रिंट मीडिया पे कि अपना शेड्यूल फिक्स करते हैं कि प्रातः कल 7 बजे फला जगह, 7:30 बजे दूसरी जगह, 7:45 बजे तीसरी जगह, 8 बजे चौथी जगह। तो ये देख करके बड़ा अच्छा भी लगता है कि क्या बेसब्री के साथ वो अपने जनसंपर्क अभियान को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं जा करके। काश ऐसा होता कि अपने चुनावी क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में जीतने के पश्चात भी अगर उनकी यही तेज़ी देखी जाती तो शायद ये देश का भविष्य और समाज का भविष्य, ये प्रगति अलग ही रूप लिया होता। लेकिन कुछ समय के लिए, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, जब तक कि वहाँ का मतदान संपन्न नहीं हो जाता, तब तक उनकी जो है तीव्रता काम के प्रचार के प्रति, जनसंपर्क के प्रति, किसी भी तरह का भी वो उनकी मंशा शायद यही होती है कि वो एक भी मतदाता को बिना संपर्क किए, बिना उनसे जा कर के मिले, वो कतई नहीं छोड़ना चाहते। शायद ऐसा अगर विकास कार्य को प्रारूप देने के लिए अगर वो तेज़ी दिखाए होते या दिखाते तो शायद ही इस देश का परिदृश्य कोई दूसरा ही होता। वोट देने से पहले जो है हर एक मतदाता का ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम किसको वोट दें। फिलहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपका मूल्य देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्र के निर्माण में एक अलग ही ओहदा होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि देश की स्थिति फ़िलहाल है क्या, किस पार्टी ने कितना, किस राजनेता ने कितना योगदान किया है या कितना कर सकता है आगे। आज अगर आप देखते हैं जा करके कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, ये हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र का सही मायने में इस सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, जाके पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो कहीं हम बहुत पीछे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक संस्था ने एक सर्वे किया था और उसने अपनी रिपोर्ट जारी करने, जिसको मीडियम डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट को 108 अंक दिए आउट ऑफ 180 कंट्री। 180 राष्ट्रों में उसने 108 पोजीशन दी है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की एक दूसरी सर्वे था जिसमें उसने 0.59 का अंक दिया, और ये अंक वो ये दर्शाता है जब 1975 के इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कार्यकाल के दौरान ऐसा था। फिलहाल तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं कही जा सकती है कि स्वतंत्रता के बाद इतने लंबे समय के बाद ये है भारत की स्थिति ये बनी हुई है कि जहाँ हम बहुत सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं यहाँ के, लेकिन अगर स्थिति देखी जाए तो लोकतंत्र का एक जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही निचले स्तर पे होते हैं हम लोग फिलहाल, बहुत ही, जो एक चिंता का विषय हो सकता है और चिंता का विषय है भी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट एक सर्वे एजेंसी है जो उसने 5.22 का स्कोर दिया हुआ है, और जो ये आपका घाना और अदर साउथ अफ्रीकन कंट्री के नेशंस के इक्वलेंट माना जा सकता है। फिलहाल आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में स्थिति ये है कि एक आसर रिपोर्ट होती है, एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन सर्वे। तो ये रिपोर्ट ये दर्शाती है, उसने करीब 34,000 स्टूडेंट पे ये सर्वे किया था फिलहाल, और ये सारे के सारे स्टूडेंट के ग्रामीण परिवेश के थे, क्योंकि उसका ये मानना है कि करीब 70% की आबादी जो ग्रामीण परिवेश में रहती है, और उनमें करीब 34,000 स्टूडेंट पे उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनका ये रिपोर्ट आती सामने
कि जो जिनमें 14 से 18 उम्र के बच्चों के जो 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हुआ करते थे, तो उनमें 26% बच्चे ऐसे थे, 26% बच्चों का संख्या ये थी जो टेक्स्ट 2 की कक्षा 2 तक की किताब को सही तरीके से वो पढ़ नहीं सकते थे। इसके अलावा 36% बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शंस को हल नहीं कर सकते थे, नॉर्मल जो आपका घटाना होता है उसको नहीं हल कर सकते थे। इसके अलावा 56% बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मल प्रॉब्लम को नॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम या सिंपल डिवीजन की प्रॉब्लम को नहीं कर सकते थे फिलहाल। और इसके अलावा 63% के ऐसे स्टूडेंट थे जो सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत ही चिंता की बात है, चिंताजनक विषय है जारर के। फिलहाल अभी समझ सकते हैं जारर के ये है एक्चुअल में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हम लोग 161 पे आते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हम लोग 161 पोजीशन पे आते हैं आउट ऑफ 180। 180 देशों पे हम लोग 161 देश पे आते हैं पोजीशन पे। और जो कि हमारे सारे पड़ोसी देशों की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो श्रीलंका की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनमें हम सभी से पीछे होते हैं। हमसे बेहतर की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो उसका इंडेक्स में पाकिस्तान आगे आता है और श्रीलंका आता है, आपका बांग्लादेश भी आता है। ये सारे के सारे ये हमसे बेहतर कंडीशन पे माने जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग कितने बेहतर कंडीशन पे हैं, तो हमारा 172 पोजीशन 180। 180 देशों में हमारी पोजीशन 172वें कंडीशन पे आती है। यानी हमसे बेहतर, हमसे नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 कंट्रियाँ। ये सोचने का विषय, ये सोचना पड़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें यहाँ रखे तो 83% जो अब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे यहाँ का यंगस्टर है, यूथ है, वो 83% यहाँ का अनएम्प्लॉयड है। सन 2000 में ये 35% था अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद ही घटते घटते 2022 तक ये हमारा 65.7% तक आ जाता है। करप्शन की बात करें तो करप्शंस में हम लोग 2022 की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो आप 85 पोजीशन पे थे। अगर वर्ल्ड में लेवल पे बात करें तो 85 पोजीशन पे थे, 85 इंडेक्स में आते थे। और 2023 में ये रिपोर्ट आती थी, हम लोग से 93 पोजीशन पे आ जाते हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 देशों की सिचुएशन पोजीशन पे हम लोग 93 पोजीशन पे आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, फिलहाल जानना होगा, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि से ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके पास एक मौका है जब हर एक पार्टी का प्रतिनिधि आपके पास आता है, जनसंपर्क करता है, जगह जगह आपसे मिलना चाहता है, वो हर तरह से आपको कन्विंस करना चाहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या होगा इन सब विषयों पे। मोस्टली आप देखते होंगे कि उनके जो चर्चा का विषय होते हैं तो ये बात करते हैं कि हमने मैं 5 किलो अनाज की बात करते हैं कि हम अगले 5 सालों तक 5 किलो अनाज देते रहेंगे, हर घर हम पानी की व्यवस्था करेंगे। सोच के बड़ा दुख होता है और ताज्जुब भी होता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी हम 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं। कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सरकारें जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब ऐसा कर रही हैं। उनको ये लगता है कि इतनी 1.5 अरब की आबादी में 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री का राशन दे रही, फ्री का अनाज दे रही है, तो कहीं न कहीं भुखमरी कंडीशंस को वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बेहद भुखमरी अगर रिपोर्ट की बात माने, जिसमें 70 मिलियन से ज़्यादा के बच्चे जो है करीब भूखे, जीरो उनके अगर न्यूट्रिशंस की बात करें तो 70 मिलियन बच्चे हैं जो करीब भूखे सोते हैं, 24 आवर पे सोते हैं। तो ये जीरो उनको न्यूट्रिशंस की बात कह सकते हैं यार के। पर डे अगर 30 फार्मर्स के जो है सुसाइड करते हैं, इंडिया में करीब 30 फार्मर पर डे सुसाइड करते हैं। तो ये बेहद सोचने की बात है और कहीं ना कहीं हम लोग जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं कि क्योंकि आप ही सरकार चुन रहे हैं, आप ही प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जाकर के, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। और उसकी बात करें कि किसी भी राजनेता से बात करें तो अपने कुछ चुनिंदा मुद्दों को बात करता है, वो मुद्दों की सही माने में बात ही नहीं करना चाहता, उन मुद्दों की बात नहीं करना चाहता जिनकी बेहद ज़रूरत है हमारे भविष्य के लिए, आगे की जनरेशन्स के लिए क्या देना है, वो कभी नहीं बात करना चाहेगा। वो उन्हीं चुनिंदा मुद्दों पे बात करना चाहता है जिन पे उसको लगता है कि हम इसमें लोगों को बरगला सकते हैं। 5 किलो अनाज दे करके वो क्या आपको क्या दे सकता है? कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है
कि आज भी हम 5 किलो अनाज के आशिष होकर के उनकी बातों को सुनते जा रहे हैं। ये अब तक ही नहीं, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए था, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए था जा के आज़ादी कितने सालों बाद भी। अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो ये तो बड़ा विरोधाभास नज़र आता है जाकर के फिलहाल। तो ये सुनना ज़रूरी। मैं तो ये चाहूँगा कि आपका जो भी प्रतिनिधि आपके पास आता है, जनसंपर्क के लिए आता है, घर घर आते हैं, आप उनकी सभाओं पे जाते हैं, तो आप कुछ सवाल तो कर ही सकते हैं, अपने लिए नहीं तो आगे वाली जनरेशंस के लिए। और ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, नहीं तो खामियाजा फिलहाल दिन का दिन देख ही रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं, प्राइमरी हायर एजुकेशंस की बारे में बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना एजुकेशन पे, प्राइमरी पे या मिडिल या हायर एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, क्या चेंजमेंट करने जा रही है, जिसे हम आगे जनरेशन को इतना, और एम्प्लॉयमेंट में कितना काम करना चाहती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या काम करेगी जाके। आपके मैनिफेस्टो में क्या है फिलहाल, आप ये चीज़ बताइए। और सिर्फ मैनिफेस्टो पे नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टो तो हर एक इलेक्शन पे बनता है, और कितना क्रियान्वयन होता है फिलहाल ये भी तो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ये एनालिसिस आपके पास एक मौका है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं और करना चाहिए फिलहाल, ज़रूरी है आपके लिए, आगे वाले जनरेशन्स के लिए। स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, वाटर लेवल डे बाई डे घटता चला जा रहा है, क्लाइमेट में कितने चेंजेस आ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी पे कितना चेंजेस आ चुका है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहद घातक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप देख ही रहे हैं बहुत सारी पैंडेमिक आती जा रही है, तो क्लाइमेट चेंज का भी एक रूप हो सकता है। पॉल्यूशंस के बारे में आप उनसे डिस्कस करिए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो इन सब टॉपिक्स में कभी बात नहीं करना चाहेंगे, इन बातों को काट करके शायद वो अपने किसी चुनिंदा मुद्दे पे बात करना, मुद्दा को चाहते नहीं डिस्कस करें, लेकिन कुछ बातों पे आपको घुमाने का प्रयास करेंगे, फिलहाल किसी चीज़ का हवाला दे करके आपसे कटने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं, आपके पास मौका है, आप उनसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर आपको हम चुनते हैं तो इन सारे मुद्दों को कितना धरातल पे लाया जा सकता है और कितना आप ला करके दिखाएंगे। ये बेहद ज़रूरी है, और ये मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और करना पड़ेगा। आप इसको विकल्प मानिए, मजबूरी मानिए, ये करना पड़ेगा।